बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद शहरियार और मैं हूं एडवोकेट शहरियार नारेजो। आज की जो हमारा टॉपिक है वो लॉ गेट के हिसाब से है। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था सीआरपीसी को। आई थिंक इट वाज द चैप्टर 5, तो उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो है वो बताता है कि अगर कोर्ट को या किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए कोर्ट उस शख्स को जिसकी पोजीशन में वो चीज़ है या फिर वो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे जो है वो कंपेल करेगी कि आप वो डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में प्रोड्यूस करें, या फिर वो जो पुलिस ऑफिसर है वो कैसे कहेगा, कैसे उनको बुलाएगा कि ये डॉक्यूमेंट और ये चीज़ जो है प्रोड्यूस करें आप जो है हमारे सामने, तो वो कैसे करेगा, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तीसरी बात इसमें ये की गई है कि कोई भी शख्स अगर इल्लीगली डिटेन्ड है, कहीं पर भी उसको बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी इसमें डिफ़ाइन है। तो इसको आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो इसका जो टाइटल है, अच्छा उससे पहले मैं आपको जो है आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें, यानी जो भी आप टॉपिक उस वक्त पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका बेयर एक्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, तो उसके लिए अगर आपके सामने बेयर एक्ट होगा, वो सेक्शन आपके सामने होगा, तो आप जो है अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसकी जो लॉजिकल मीनिंग है और उसके अलावा जो है इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, और आपको ये भी पता चल सकेगा कि लॉ गेट में किस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हल किया जाए, उसको क्या उसमें देखा जाए, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये चीज़ आपको समझ आएगी। तो मैं भी आपके साथ जो है वो बेयर एक्ट लेके ही बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी बेयर एक्ट से ही आपको जो है वो पढ़ाता हूँ। तो आप जो है वो बेयर एक्ट लेके जो है सामने बैठ जाया करें और उसी से ही जो है ये चीज़ आप जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए इसका जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 कहता है वो कि ऑफ प्रोसेस टू कंपेल द प्रोसीजर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, और तीसरी बात ये बता रहा है कि एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, जो कि रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है उसको, किसी भी शख्स को। एक इसमें कि डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन, दूसरा कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी प्रोडक्शन, तीसरी इसमें चीज़ है कि कोई भी शख्स अगर इल्लीगली डिटेन्ड है तो उसकी प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं। इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 94, वो क्या कहता है इसके बारे में। सेक्शन 94 कहता है इसकी जो ए कैटेगरी है, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स। ओके, इसका सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन में पहले मैं सेक्शन पढ़ूंगा, उसके बाद जो है इसको जो है हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे और इसकी मीनिंग निकालेंगे। उसके बाद ही हम इसको समझेंगे कि लॉ गेट में क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सी चीज़ें वो ब्लैंक कर देते हैं और कौन सी चीज़ें वो लोग जो है इसमें देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बीच में बता दूं कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त जो है हेक ने जो है स्पेशल लॉ गेट जो है अनाउंस कर दी है, जो कि है अगस्त में, अगस्त की 13 को है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया तो वो काइंडली कर लें। इसमें कह रहा है कि वेन एवर कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन का कोई भी इंचार्ज होगा, अगर वो कंसीडर करता है इस चीज़ को कि कोई भी ऐसा अगर डॉक्यूमेंट है और अदर थिंग इज़ नेसेसरी और डिज़ायरेबल फॉर द पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड बाय और बिफोर सच कोड और ऑफिसर। इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर लेजिस्लेचर जो कहता है कि कभी भी अगर कोर्ट को या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो इंचार्ज है उस थाने का, उसको अगर ये मतलब कंसीडर करता है और वो चाहता है कि कोई वो जो डॉक्यूमेंट है या वो चीज़ है, अगर वो डिज़ायर करता है कि ये फॉर द इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए और प्रोड्यूस की जाए, तो वो उन चीज़ों के लिए जो है वो
आगे इसमें लिखा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर है तो वो रिटर्न में ऑर्डर लिखेगा, और दूसरी बात ये, अगर कोई जज है या फिर कोर्ट है, कोर्ट को डिज़ायरेबल है कोई डॉक्यूमेंट, कोई थिंग, तो वो जो है वो समन इशू करेगी उस बंदे को बुलाने के लिए कि वो चीज़ और वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस किए जाएँ वहाँ पर कोर्ट में। तो किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ द ट्रायल, फॉर द इंक्वायरी, फॉर द इन्वेस्टिगेशन और अदर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इन चीज़ों के लिए उनको ये चीज़ चाहिए होती है। मज़ीद इसमें क्या कहता है? मज़ीद इसमें कहता है कि उसके बाद कोर्ट या फिर वो ऑफिसर क्या करेगा, वो जो है सच कोर्ट में इशू समन्स, कोर्ट जो है वो समन इशू करेगी, और सच ऑफिसर रिटन ऑर्डर, और जो ऑफिसर होगा, जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, वो रिटन में ऑर्डर जो है वो इशू करेगा, लिखेगा। टू अ पर्सन इन हुज पोजीशन, उस शख्स को, उस बंदे को जिसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट या वो चीज़ है, और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज़ बिलीव टू बी, जिसको या तो पुलिस को या फिर कोर्ट को ये शक है कि ये फ़लाँ चीज़ इसके कब्ज़े में है या इसके हाथ में है, तो उनको जो है वो ऑर्डर करेगी या फिर समन इशू करेगी, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस, कि वो कोर्ट अटेंड करे और उस चीज़ को, उस डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रोड्यूस करें। इट और प्रोड्यूस इट एट द टाइम एंड प्लेस, या फिर कोर्ट या वो ऑफिसर वो जगह और वक्त बताएगा कि कहाँ पर उसको प्रोड्यूस करना है, जैसा कि उस समन में या फिर उस ऑर्डर में मेंशन किया गया होगा कि आपको फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे इस डॉक्यूमेंट को या उस चीज़ को आपको प्रोड्यूस करना है, तो प्रोड्यूस वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब आगे कहता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनमें एक प्रोविज़ो इसमें दिया गया है कि जिनमें हम कंपेल नहीं कर सकते, किस शख्स को, किस चीज़ को हम कंपेल नहीं कर सकते। वो है कि अगर देखें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक की कस्टडी में है, तो उसको जो है ना कोर्ट समन कर सकती हो, ना ही ऑर्डर कर सकते हैं कि आप वो चीज़ जो है यहाँ पर लेकर आएँ, क्योंकि पर्पज़ उसका ये है कि वो जो डॉक्यूमेंट है या फिर वो चीज़ है, उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि वो डिस्क्लोज़ नहीं हो सकती, तो इनको जो है एक्सेप्शन मिली हुई है, वो जो है वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर कोई बैंक के उसमें कब्ज़े में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई बैंकर है, या फिर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है, उसके तहत तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, रिलेट करते हो, रिलेट्स तो और माइट डिस्क्लोज क्यों नहीं कर सकते, ये चीज़ अब बता रहे हैं कि हो सकता है किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट, या फिर डिस्क्लोज कर रहे हो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेट करती हो किससे, द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन, ऑफ द इंडिविजुअल, किसी की और शख्स की उससे अगर वो रिलेट कर रही हो, मे बी जो है उसकी वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ हो जाए, तो इसलिए जो है उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप जो है वो प्रोड्यूस करें। लेकिन अब नीचे एक और चीज़ बताई गई है जिसमें बता रहे हैं कि आप ये कंडीशंस हों तो जो है उसमें वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब कौन सी वो चीज़ें हैं वो हम इसमें देखेंगे। फॉर द पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि इसका ए है, इसका ये कहता है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 403 और 406, 408 एंड 409 एंड द सेक्शन 421 to 424, उसके अलावा जो है इसमें सेक्शंस हैं 465 to 477A। अगर ये चीज़ें उसमें ये ऑफेंसेस है, ऐसा कोई ऑफेंस है, तो उनको कंपेल किया जा सकता है कि आप जो है ये कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करें फॉर द पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर इन ऑफेंसेस की बेस पे अगर हम जो है कोर्ट किसी को बुलाती है तो उससे पहले जो है हमें कोर्ट को जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कोर्ट परमिशन किससे लेगी? देखिए, कोर्ट परमिशन लेगी दी सेशन जज। अब सेशंस जज जो होते हैं उनसे जो है परमिशन लेगी, उसके बाद जो है वो समन इशू करेगी और रिटन में जो है वो परमिशन लेगी। ओके, अब इसका बी है। अब इसका बी कहता है इन अदर केसेस विथ द प्रायर परमिशन इन रिटन ऑफ। अच्छा, अगर इन ऑफेंसेस के अलावा
कोई और ऑफेंस है या फिर कोई और पर्पस है, तो फिर हमें परमिशन फिर भी चाहिए होगी, और वो परमिशन हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी? वो हमें लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट से हम जो है उसकी परमिशन लेंगे अगर इससे रिलेटेड या फिर इसके अलावा अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई और केस है तो हमें हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी, अदरवाइज सेशन जज से हमें जो है लेनी पड़ेगी। अब इसका जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कि एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत अगर कोई हमें रिक्वायर्ड है तो मेयरली प्रोड्यूस, उसको सिर्फ क्या करना है? प्रोड्यूस करना है अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, कि उसको या तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है या फिर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है। शैल बी डीम्ड टू हैव कंपेल्ड, ऐसा समझा जाएगा कि उसको कंपेल किया गया है विथ द रेगुलेशन इफ ही causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि किसी बैंक से अगर इन परमिशन के बाद अगर हमें वो चीज़ चाहिए होती है और वो प्रोड्यूस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो बैंक है या फिर कोई और शख्स है वो खुद आए, यानी बैंक जो है किसी और के थ्रू भी वो डॉक्यूमेंट जो है भेज सकती है। इट डजेंट मीन कि बैंक को खुद आना पड़ेगा, उनकी जो अथॉरिटी है उनको आना पड़ेगा, किसी भी शख्स को दे सकते हैं, ऊपर जाके वो कोर्ट में दे देंगे उस डॉक्यूमेंट को। अब इसका सब सेक्शन 3 है वो कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 123 एंड 124 टू अप्लाई टू लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों पे जो है ये इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। टेलीग्राम अथॉरिटी हो गई, एक्ट हो गया, या फिर जो एविडेंस एक्ट हो गया उन पर, और उसके अलावा जो टेलीग्राम अथॉरिटीज़ हैं उन पर नहीं होगा। लेकिन आगे इसमें एक और चीज़ भी बताई गई है, इसका जो दूसरा सेक्शन है उसमें बता रहे हैं कि टेलीग्राम एक्ट हो गया या टेलीग्राम के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उनको भी बुला सकते हैं। अच्छा, किन सूरतों में बुला सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। इसका जो सेक्शन है 95 इसका सेक्शन कहता है प्रोसीजर इज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। अगर टेलीग्राम के ज़रिए कोई चीज़ भेजी गई है, लेटर्स के ज़रिए कोई चीज़ भेजी गई है, अब उसका क्या प्रोसीजर है और कौन सी कंडीशंस हैं, क्योंकि पीछे तो मना कर रहा है। तो इस सेक्शन में क्यों उस चीज़ के बारे में मैं कह रहा है कि आप लोग जो है या कोर्ट जो है उसको अगर डिज़ायरेबल है तो वो मंगा सकती है या उन अथॉरिटीज़ को बुला सकती है। इफ़ एनी document or parcel or thing in such custody is in the opinion of magistrate, high court or court of session wanted for the purpose of investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authorities, as the case may be, to deliver such document, parcel, thing to such person as such magistrate or court directs। इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, फिर वो कोर्ट जो है वो उन टेलीग्राम अथॉरिटीज़ को बुला सकती है और वो पार्सल या फिर वो कोई भी ऐसी चीज़ है वो मंगा सकती है, उनको बोल सकती है कि आप प्रोड्यूस करें, उन अथॉरिटीज़ को भी बुला सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स। तो इसमें बुला सकती हैं। अब इसका सब सेक्शन 2 है। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है या पार्सल है या कोई चीज़ है, इज़ इन द ओपिनियन और एनी अदर मजिस्ट्रेट के, वो किसी और मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में है या फिर किसी DSP जो है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वांटेड फॉर एनी पर्पज ही मे रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एज द केस में बी कॉज सर्च टू बी मेड फॉर द डिटेन एंड डॉक्यूमेंट पार्सल थिंग पेंडिंग और ऑर्डर में बाय सच कोर्ट। इसमें कह रहे हैं कि देखें वो चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले वो तो जिस कोर्ट ने उसको रिक्वायर किया है उसी को ही मिलेगा, यानी किसी और शख्स को या किसी और पुलिस ऑफिसर को वो डॉक्यूमेंट, वो पार्सल जो है नहीं मिल सकता, चूँकि ये समन भेजे हैं या फिर उसको चाहिए था उस कोर्ट को, तो सिर्फ उसी कोर्ट को ही जो है वो पार्सल मिलेगा, ना कि किसी और पुलिस ऑफिसर को या किसी और मजिस्ट्रेट को वो चीज़ जो है वो पार्सल या ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसा कि मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से जो है वो पार्सल भी वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसका जो कैटेगरी है बी, अब बी कैटेगरी में आते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं,
अब बी में आता है कि अगर जो ए कैटेगरी में बताया गया है जो प्रोसीजर, अब हर चीज़ हो गई, कोर्ट ने हर चीज़ कर ली, लेकिन जिस शख्स के पोजीशन में वो चीज़ है या वो पार्सल है, अगर फिर भी वो नहीं दे रहा, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? तो उसके बाद कोर्ट जो है सर्च वारंट निकालेगी। सर्च वारंट जो है इशू करेगी कि उस शख्स के घर में या उस अथॉरिटी के ऑफिस में या दफ्तर में जो है जाकर वो पार्सल या वो डॉक्यूमेंट जो है जाकर सर्च वारंट के ज़रिए आप लेकर आएँ। मज़ीद इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है कि इसमें कहता है कि इसका जो सेक्शन 96 है वो कहता है कि व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, सर्च वारंट कब इशू हो सकते हैं, किन हालात में इशू हो सकते हैं। तो मे बी ये चीज़ आपको जो है लॉ गाइड में आ सकती है, तो ध्यान से इसको ज़रा सुनिएगा। वेयर एनी कोर्ट हैज़ ए रीज़न टू बिलीव, किसी भी कोर्ट को अगर ये शक है कि दैट पर्सन और टू whom summons are order under section 94 or for accusation under section 95 subsection 1 has been might be addressed will not or would not produce the document or think is required by such summons or requisition। इसमें कह रहे हैं कि जब सेक्शन 93 और 94 में जब हमने उनको जो है वो समन्स इशू किए थे और उनको बुलाया था उस शख्स को या उस अथॉरिटी को, और फिर भी जो है वो ना उस टाइम पर आया ना उस डेट पे आया, यानी कि आया ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा उस डॉक्यूमेंट को, तो उसके बाद जो है अब इसके जो है जो सर्च वारंट है वो कब इशू होंगे। तो अब नीचे इसमें बता रहा है कि और वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज़ नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, अगर कोर्ट को फॉर सपोज पता भी नहीं है या फिर उस शख्स के पास नहीं है, किसी और शख्स के पास है, कोर्ट को नहीं पता कि, क्योंकि कोर्ट को ये लग रहा है कि फॉर सपोज ए के पास वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब वो सर्च वारंट लेके ए के पास जो है जाते हैं, कोई भी अथॉरिटी जो जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है, उसके बाद उनको पता चलता है कि ए के पास तो वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट किसी और के पास है, किसी और की पोजीशन में, नाम इसके, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? ओके, फिर जो है और यहाँ कह रहा है कि और वेयर द कोर्ट कंसीडर, कोर्ट कंसीडर करेगी दैट द पर्पसेस ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, कि ये चीज़ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन के साथ हो सकती है। तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? इट में क्या करेगी? इट में, यहाँ पर आया है वर्ड मे। अब मे का मतलब होता है कि ये जो है वो ऑब्लिगेटरी है, यहाँ पर कोर्ट ये चीज़ कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। यहाँ पर अगर शल होता तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाता, कोर्ट जो है वो बाउंड होती कि वो चीज़ करने के लिए, ठीक है। इट में इशू अ सर्च वारंट, उसके बाद ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो सर्च वारंट इशू करेगी। एंड द पर्सन टू होम सच वारंट इज़ डायरेक्टेड, और जिस शख्स के लिए वो डायरेक्शन दी गई है उस वहाँ पर जाके जो है क्या करेंगे? में सर्च और इंस्पेक्ट, सर्च करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस देयर विथ ए एंड द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट, जैसे जैसे वो प्रोविजंस पीछे बताए गए हैं या आगे बताए गए हैं उसके हिसाब से जो भी प्रोसीजर होगा उसके तहत जो है वहाँ पर जाके उनको सर्च किया जाएगा या फिर उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा वहाँ पर जाके। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो वो जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे कहता है इसका जो सेक्शन 97 है, 97 क्या कहता है कि पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। अब वारंट तो इशू हो गए, लेकिन वारंट में कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, कुछ और भी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कहाँ तक उसको जो हम जो है वो सर्च कर सकते हैं किसी के घर में जाके या किसी अथॉरिटी के ऑफिस में जाके, तो वो चीज़ें उसमें मेंशन की गई होती हैं। उसी के बारे में बता रहा है कि कोर्ट में यानी ये ऑब्लिगेटरी है, कोर्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इफ़ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को लगता है, देखिए वर्ड्स को समझें, कोर्ट में आया पहले, उसके बाद आ रहा है इसमें कि इफ़ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को ठीक लगता है। इन चीज़ों को रिलेट किया करें ताकि आपको पता चल सके कि लॉ गाइड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, फिट, स्पेसिफाई, तो कोर्ट को लगता है कि ये चीज़ स्पेसिफाई करनी चाहिए इन द वारंट में द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ, कि वो कोई ख़ास जगह या कोई ख़ास ऐसा हिस्सा है उस घर का या उस ऑफिस का जिसमें वो पार्सल या फिर वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, वो चीज़ स्पेसिफाई करेगी कोर्ट।
टू विच ओनली सर्च और इंस्पेक्शन शैल बी एक्सटेंड, वहीं तक ही जो है उसकी जो सर्च है या फिर जो एक्सटेंशन है वहीं तक की उसकी हो सकती है। उसके अलावा ना किसी और किसी फॉर सपोज किसी कोई घर है, किसी और रूम की तलाशी ली जा सकती है, ना किसी और जगह की तलाशी ली जा सकती है। अगर उसमें मेंशन है कोर्ट उसमें वारंट में बताया गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि आपको फ़लाँ रूम में फ़लाँ जो अलमारी है वहाँ पर जाके जो आपको सर्च करना है तो वहीं पर ही जाके कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कहीं और जाके वो एक्सटेंड नहीं कर सकते अपनी जो सर्च है। ओके, आगे कहता है कि ऑफर्स सच वारंट शल देन सर्च और इंस्पेक्ट, फिर उसको सर्च करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे ओनली द प्लेस पार्ट सो स्पेसिफाइड, यानी सिर्फ वही जगह उसी जगह पे जो स्पेसिफाई की गई है वहीं पे जाके ही वो इंस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ को, उसी चीज़ को वहीं पर जाके देखेंगे, जो है सर्च करेंगे। अगर वहाँ नहीं मिलती तो वो जो है उस चीज़ को वहीं पर ही छोड़ देंगे और पीछे जाके फिर रिपोर्ट कर देंगे, बता देंगे मैजिस्ट्रेट को। तो यहाँ तक अभी हम इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो इसको हम जो है 2 पार्ट में या 3 पार्ट में इसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये था इसका ओवरऑल, मैं आपको थोड़ा रिव्यू जो है मैं दे देता हूँ। लेकिन ये सेक्शन जो है वो बात करता है कि अगर 3 चीज़ों की बात करता है। सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स और कोई ऐसी मोबाइल प्रॉपर्टी है या फिर कोई ऐसा शख्स है जो कि इलीगली उसको डिटेन किया गया है, तो उन चीज़ों की प्रोटेक्शन कैसे होती है, उनका प्रोसीजर क्या होता है, उनका प्रोसीजर। और उनके अलावा जो है अगर कोई शख्स जिसको कोर्ट या कोई पुलिस ऑफिसर जो है डिज़ायरेबल है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए या कोई और पर्पज़ है, फॉर सपोज जैसे कि वो कोई ट्रायल है या फिर कोई और अदर प्रोसीडिंग्स हैं, उनके लिए अगर वो डिज़ायरेबल है वो डॉक्यूमेंट, तो वो पेश करना पड़ता है उस कोर्ट के सामने या उस ऑफिसर के सामने, तो कोर्ट जो है उनको समन निकालेगी। और दूसरी बात ये है कि कोई अगर ऑफिसर है तो वो रिटर्न में ऑर्डर लिखेगा। ओके, उसके बाद इसमें एक और बात की गई कि अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है हम किसको जो है वो नहीं बुला सकते, उन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें बताया गया कि बैंकर्स एविडेंस एक्ट है या उसके तहत जो है वो कुछ इसमें सेक्शंस बताए गए थे, उनके तहत हम जो है उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप वो लेकर आएँ यहाँ पर, ताकि उससे ये होता है कि मे बी जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए या फिर कोई चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ हो जाए तो उनको नहीं कर सकते। लेकिन फिर नीचे कहता है कि हम उनको बुला सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं, अगर वो जो सेक्शंस उसमें मेंशन किए गए थे अगर उसके तहत कोई ऑफेंस हुआ है तो हम उसको बुला सकते हैं, उन अथॉरिटीज़ को भी बुला सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर अथॉरिटीज़ नहीं आती तो किसी भी शख्स को जो है वो जाकर और देकर और ऊपर जाके कोर्ट में या कहीं पर भी कोई पुलिस ऑफिसर है कहाँ पर कहीं पर भी जाकर वो वहाँ पर जाके दे सकता है। और फिर इसमें एक और बात की गई कि अगर उनको बुलाना भी है हमें उन अथॉरिटीज़ को, तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले कोई ऐसे ऑफेंसेस है जो उसमें सेक्शन बताए गए थे, उन ऑफेंसेस में हमें सेशंस जज से जो है वो रिटर्न में हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर कोई और केसेस हैं इस तरह के तो उनमें हमें हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।